नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज के मुद्दे का। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और निर्माता निर्देशक अनुराग कश्यप पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत फिर से गर्म हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं और मंत्रियों ने अब मोदी सरकार पर इस मुद्दे के जरिए निशाना साधना शुरू किया है। ठाकरे सरकार के मंत्रियों और नेताओं का कहना है कि जो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबाने का काम केंद्र सरकार करती है। आपको बता दें कि तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड हुई। जानकारी के मुताबिक 22 जगहों पर छापेमारी की ये कार्रवाई हुई। फैंटम फिल्म्स और उससे जुड़े चोरी मामले में यह रेड की गई। डायरेक्टर कश्यप और तापसी पन्नू के ठिकानों पर हुई आईटी रेड पर बोलते हुए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे थे। उन्हें दबाने के लिए सरकार ने ये कार्रवाई की है। ताजा इनकम टैक्स रेड पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि यह स्वतंत्र मामला नहीं है और ये रोज का हो गया है। बता दें कि अनुराग कश्यप, बहल और तापसी पन्नू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खासे मुखर रहे हैं और वो 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर चिंता भी जता चुके हैं। तो आयकर विभाग की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस आयकर विभाग की कार्रवाई से सियासी माहौल इस समय महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई से खासा रोष महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों में देखने को मिल रहा है और ये कहा जा रहा है कि सरकार द्वेषपूर्ण भावना से इस तरह की कार्रवाई करवाती है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस अरेरावी से कामकाज कर रही है वो तो देखो, संविधान रखते हैं या नहीं रखते हैं ये 8-5 साल। तो आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली पूरी तरह से रेड हो रही है जो कर की चोरी का मामला बताकर? इनकम ऐसा है, जो उनके बाजू में बोलेगा वो भगवान, जो नहीं बोलेगा वो देशद्रोही। ये है। थैंक यू। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। पिछले कई दिनों से अनुराग कश्यप हो, तापसी हो, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों पे खुलकर कटाक्ष वो लोग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। उन्हें दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है और कोई ये नया नहीं। जो सरकार के खिलाफ जाएगा, दबाएंगे किसी भी तरह से, उसका ताजा उदाहरण आज के छापेमारी के जरिए सरकार ने दिया है। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ही मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने करने ये आजकल माध्यम हो गया है और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। देखो, अभी देश में मोदी की सरकार के सच्चाई बताने वाले जो भी लोग हो, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर सीबीआई हो, ईडी हो, इस तरह की कार्रवाई करने का जो प्रयोजन मोदी सरकार ने किया है वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में इस तरह का व्यवहार ये कभी भी नहीं हुआ जो आज मोदी सरकार देश में कर रही है। फिर किसानों के आंदोलन की भूमिका हो तो राष्ट्रध्वज लगाएंगे और उनकी सरकार की सच्चाई अगर जनता के सामने रखने की बात जो भी करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का जो अभियान मोदी सरकार ने शुरू की है, उसका कांग्रेस जोर-कोस से विरोध करती है। It's a good step that these people are being sourced. There have been some major issues with the running of the production house and these so-called stars.
They show that everything is white as milk, but we all know they got dirty linen. Let the truth come out and now, and if they're clean, then there is no issue. We got to support the government in their efforts to clean up. चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुरारी सिंह का रुख कर लेते हैं, जो कि लाइव इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे और अपडेट चाहेंगे आयकर विभाग की जो छापेमार कार्रवाई चल रही थी, आज कहां पर ये छापेमारी हुई है और फिलहाल क्या कुछ स्टेटस है? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि आज आयकर विभाग मुंबई सहित पुणे में लगभग 22 ऐसे जगहों पर छापेमारी की है। फैंटम फिल्म से रिलेटेड वो तमाम दस्तावेज सबूत जो है कि आयकर विभाग जो है इकट्ठा कर रही है। टैक्स चोरी की बात बताई जा रही है। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से अभी तक मीडिया में कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन 10 से 12 घंटे की जो छापेमारी चली है उसे लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत जरूर तेज हो गई है। इस तरीके से पल्लवी राजनेताओं के बयान आ रहे हैं और सीधा केंद्र सरकार पर हमला हो रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आयकर विभाग की कार्रवाई से महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से तिलमिला चुकी है। जी बिल्कुल, अभी तो ये भी बताया जा रहा है कि रिलायंस एंटरटेनमेंट के कार्यालय पर भी छापेमारी की गई है। मुरारी, देखिए, यहाँ पर आयकर विभाग की जो टीम है लगभग 11 से 12 लोगों की ये टीम है जहाँ पर छापेमारी किए हैं। अब ऐसे में और भी कई जगहों पर छापेमारी की बात कही जा रही है। जिस तरीके से रिलायंस के यहाँ पर छापेमारी की बात कही गई है, सूत्र बता रहे हैं कि आज रात और कल सुबह तक भी और कई जगहों पर छापेमारी हो सकती है। आयकर विभाग की गाज और कई लोगों पर गिर सकती है। लेकिन जिस तरीके से अनुराग कश्यप और तापसी का छापेमारी में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, उसे लेकर के महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। हालांकि आयकर विभाग से जो जानकारी अभी तक मिली है उसे लेकर यही कहा जाएगा कि इस छापेमारी में कई ऐसे सबूत, दस्तावेज ऐसे कुछ आयकर विभाग के हाथ में लगे थे, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है और पूरे सबूत और कई अहम दस्तावेज थे जिसके आधार पर उनके घर से लेकर ऑफिस और दफ्तर तक ये छापेमारी की गई है। और सूत्र बता रहे हैं कि काफी अहम दस्तावेज और सबूत भी आयकर विभाग के हाथ लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये जानकारी मिल रही है कि काफी अहम दस्तावेज इस समय आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ लगे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक अलग ही राजनीति इस समय देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ये बात लगातार कह रहे हैं मुरारी कि द्वेषपूर्ण भावना से ये कार्रवाई की गई, क्योंकि अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू जैसे सितारे लगातार मुखर होकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा, चाहे वो कंगना रनौत का मामला रहा हो या फिर जिस तरीके से किसानों का मुद्दा था, बेखौफ बेबाकी से ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया तक अनुराग कश्यप और तापसी अपने पक्ष रख रहे थे। और यही वजह था कि अब इसे जो है कि महाराष्ट्र सरकार जो है कि सीधा केंद्र पर हमला बोली है। जिस तरीके से नवाब मलिक ने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी सरकार जो है गलत नीति, गलत तरीके से उनके खिलाफ बोलने वालों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता की सुने तो उन्होंने भी मोदी सरकार पर तंज कसते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। तो भले से आयकर विभाग की कार्रवाई फिल्म सितारों पर हो रही हो, लेकिन इसकी जो नाराजगी है ये महाविकास आघाड़ी में साफ तौर पर देखी जा रही है। जी पल्लवी, बिल्कुल, और इससे पहले हमने ये चीज देखी थी मुरारी कि जब किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ सितारे उतरे तो उन पर जो है आदेश दे दिए गए थे गृह मंत्री के द्वारा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री के द्वारा, कि इनके ट्वीट की जांच कीजिए। तो यहाँ पर किस तरह की राजनीति चल रही है? बस यही देखने में मिल रहा है कि जो जिसका समर्थन करेगा वो बच के रहेगा और जिसने जिसके खिलाफ बोलना शुरू किया उस पर कार्रवाई होगी। आवाज पहुंच रही है मुरारी आप तक? जी, आपको बताएं कि जिस तरीके से बयान आया है इसे लेकर ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने खुद मीडिया में बयान देते हुए इस पूरे मामले की जांच किए थे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर के उस ट्वीट की बात रही हो। अब ऐसे में जिस तरीके से आयकर विभाग ने छापेमारी की है अनुराग कश्यप और तापसी को, इसे लेकर के अब यही सरकार केंद्र पर निशाना साध रही है कि जो उनके खिलाफ में आवाज उठाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई है। तो पल्लवी, साफ तौर पर यह सवाल उनके ऊपर भी उठता है कि जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर और तमाम लोगों के ट्विटर की जांच कराने के लिए महाराष्ट्र सरकार कही थी, क्या उन्हें नहीं लगा था कि ये जांच गलत है या उनके स्वतंत्रता पर ये अंकुश है? जी
बिल्कुल, और लगातार ये बात कही जा रही है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। ऐसे में अभिव्यक्ति की आज़ादी के पीछे इस तरह की कार्रवाई क्या वाकई में जायज़ है मुरारी? अगर हम राजनीतिक विशेषज्ञों की माने या फिर जो तमाम सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, जो अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है? अभी वर्तमान में देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्या ये स्वीकार्य है? देखिए पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से इस पूरे मसले को राजनीतिक सियासत, आयकर विभाग की जो छापेमारी हुई है, वो फैंटम फिल्म के जो प्रोड्यूसर है और जो कंपनी है, लगभग 10 साल पुरानी एक कंपनी बनाई गई थी जिसमें 4 पार्टनर थे, अनुराग कश्यप, तापसी और विनय करके। तो अब ऐसे में कंपनी की जांच हो रही है, आयकर विभाग जांच कर रहा है, तो आयकर विभाग का काम है, आयकर विभाग इस पर अपनी सफाई देगा। लेकिन अगर इस तरीके की कार्रवाई को जो एक राजनीतिक टूल दिया जाएगा और सरकार के ऊपर आरोप लगाएगा, तो आखिर सरकारी यंत्रणा कैसे काम करेंगी? आखिर इस तरीके की जब कार्रवाई नहीं होगी और इस तरीके की जब चीजें बाहर निकल कर आई है, कहीं ना कहीं ऐसे कई सबूत, दस्तावेज जो है आयकर विभाग के पास होगा, इसी आधार पर इतनी बड़ी छापेमारी हुई है। किसी सरकार के इशारे पर कोई इतनी बड़ी एजेंसी इस तरीके की कार्रवाई कैसे कर सकती है? लेकिन अगर आरोप की बात करें, राजनीति की बात करें, तो समय समय पर राजनीति की रोटी सेकी जाती है और उसका एक पहलू ये भी माना जा रहा है। जी पल्लवी। बिल्कुल, अब क्या लग रहा है आने वाले समय में ये मुद्दा भी उठाया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार कितनी घिरती हुई दिखाई दे रही है मुरारी? देखिए, महाराष्ट्र में जो कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और जरूर ये मुद्दा जो है लेकर के महाराष्ट्र सरकार जो है केंद्र सरकार को घेरना चाहेगी और जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जाएगी। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एनसीपी प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक का बयान आया था, जिस तरीके से कांग्रेस नेता का बयान आया, उन्होंने सीधा इस आयकर विभाग की कार्रवाई को केंद्र के ऊपर, बीजेपी के ऊपर हमला बोले हैं। तो इसे लेकर के इसका जो हंगामा है वो आगे भी देखने के लिए मिल सकता है। और इसी कड़ी में ये भी बता दे पल्लवी, ये छापेमारी और भी हो सकती है और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि लगातार आयकर विभाग की टीम यहाँ पर सक्रिय है और छापेमारी चल रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी के माफ कीजिएगा, बीजेपी के जो नेता वहां पर हैं, विधायक हैं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है मुरारी? क्या पलटवार किया गया उनकी तरफ से भी? देखिए, इस मामले में हमने बीजेपी नेता कमलेश यादव जो प्रभाग समिति में है, उनसे जानने की कोशिश की कि महाविकास आघाड़ी सरकार इस कार्रवाई को केंद्र पर सीधा हमला बोल रही है। उनका कहना है कि जो लोग केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में कमलेश यादव ने साफ कहा कि क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को जो ट्वीट हुए थे सचिन तेंदुलकर, लता जी के, क्या इन पर वो बात शोभा नहीं देती थी? क्या उन्होंने देश की भावना से इस तरीके के जांच के आदेश दिए थे? तो हालांकि बयान के बाद अब पलटवार जारी हुआ है। देखना होगा कि और क्या कुछ बयान आने वाले समय में देखने और सुनने के लिए मिल सकता है। जी पल्लवी। बिल्कुल, जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है मुरारी? अगर हम वास्तविकता की बात करें तो जो ये आरोप लग रहे हैं केंद्र सरकार पर कि इस तरह की जो संवैधानिक जांच एजेंसियां हैं उन पर भी अब काबिज हो चुकी है बीजेपी, उन पर भी अब अधिकार जमाया जा रहा है और बीजेपी और केंद्र सरकार के इशारे पर अब ये संवैधानिक एजेंसियां काम करती हैं, क्या वाकई में ऐसा कुछ नजर आ रहा है? क्या वाकई में किसी के इशारे पर अब काम किया जा रहा है? पल्लवी, देखिए, ये तो पाना काफी मुश्किल होगा और जल्दबाजी भी होगी कि अगर केंद्र के इशारे पर एजेंसियां जांच कर रही हैं, अगर इस तरीके की बात होगी तो जो आम आदमी है उनका जो है इस बड़ी एजेंसियों के जो विश्वास है उस पर विश्वास नहीं रहेगा और शायद इस तरीके की चीजें देखने और सुनने के लिए नहीं मिलती हैं। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, इससे यही कहा जाएगा कि जो सरकारी यंत्रणा है, आयकर विभाग है, उसके ऊपर भी एक आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप सीधा सीधा जो केंद्र सरकार या बीजेपी के ऊपर नहीं है, ये इस इतने बड़े संगठन जो टीम है उनके ऊपर लगाया जा रहा है कि आयकर विभाग इस तरीके की छापेमारी करती है। हालांकि इस पूरे मामले में आयकर विभाग ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि कितनी जगहों पर छापेमारी किए हैं, क्या कुछ दस्तावेज बरामद हुआ है या सरकार के ऊपर कोई पलटवार नहीं किए हैं। लेकिन बिल्कुल, इस मसले पर हम मुरारी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो मुंबई में आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद लगातार हड़कंप मचा हुआ है और आज हम राष्ट्रधर्म में इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आयकर विभाग की ये कार्रवाई आखिर वाकई में किसी के इशारे पर की जा रही है या कोई बड़ा सबूत यहां पर आयकर विभाग के अधिकारियों को मिला है। बुधवार की सुबह निदेशक अनुराग कश्यप, विकास बहल और तापसी पन्नू के घर आयकर विभाग का छापा पड़ा। घंटों की छापामारी के बाद आयकर विभाग के अधिकारी अनुराग के घर से जाते हुए भी दिखाई दिए और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि कुछ अहम सबूत, अहम दस्तावेज आयकर विभाग की टीम के हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म फैंटम से संबंधित ये पूरी रेड की गई है। टैक्स चोरी का ये मामला बताया जा रहा है। दरअसल आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप की कंपनी फैंटम फिल्म्स और प्रतिभाओं की खोज करने वाली एक कंपनी समेत कुछ अन्य परिसरों पर बुधवार को छापा मारा। कश्यप फैंटम फिल्म्स के को प्रमोटर हैं। अधिकारियों ने बताया कि आयकर चोरी की जांच के सिलसिले में मुंबई और पुणे में करीब 20 स्थानों पर छापेमारी की ये कार्रवाई की गई है। अहम जानकारी ANB न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। आयकर विभाग ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, विकास बहल और अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर पर छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार यह छापेमारी फैंटम फिल्म से संबंधित है। आयकर विभाग की ओर से की जा रही छापेमारी मुंबई में कई जगहों पर की गई है। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रत्नाकर जी इस समय हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वहीं कमलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। रत्नाकर जी, पहले आपका रुख कर लेते हैं, चूंकि महाराष्ट्र में आप भी गठबंधन की सरकार में मौजूद हैं और वहां पर आयकर विभाग की आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। लगातार हम देख रहे हैं कि सुबह से ही ये कार्रवाई चल रही है। आपकी प्रतिक्रिया? लगातार कांग्रेस कह रही है कि द्वेषपूर्ण भावना से की गई कार्रवाई है। जरा मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा इनका पूरा विवरण देने के लिए। 5 मिनट जरा मुझे समय दीजिए। जी देखिए, जब सरकारें तानाशाही हो जाती हैं और वो आवाज दबाना, जनता की जो आवाज उठती है उस आवाज को दबाना चाहती हैं, तो वह इसी तरह की कुछ कार्रवाई करती है। मैं उसका उदाहरण एक एक करके आपको सारा उदाहरण देता हूं, जिससे कि जनता को भी पता चल जाएगा कि किस तरह से आज मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना चुकी है। आज परिस्थितियां ये हो गई हैं कि देशद्रोह का मतलब जो हो गया है, अगर आप मोदी द्रोह करती हैं तो आप देशद्रोही हो गई हैं। आज परिस्थिति ऐसी हो गई है, विकट हो गई है। किसानों की बात करने के लिए जब भी तापसी पन्नू सामने आती हैं, अनुराग कश्यप जी सामने आते हैं, तो उनके ऊपर जो है इनकम टैक्स का रेड करा दिया जाता है। वहीं पर कंगना रनावत जी जो है सरकार के हाँ में हाँ बोलती है, सरकार की मुखालफत करती हैं, तो उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है।
कपिल मिश्रा जो खुलेआम दिल्ली पुलिस के सामने धमकी देते हैं लोगों को, जनता को, आंदोलनकारी जो रास्ते पे बैठे हैं उनको धमकी देते हैं, तो मोदी सरकार उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दे देती है। वहीं पे उन्नाव की बेटी जिसको रास्ते में ट्रक से उसकी गाड़ी को एक्सीडेंट करा दिया जाता है, घर वालों को फोन पे धमकी दे दी जाती है, उसको कोई सुरक्षा मोदी सरकार नहीं प्रदान करती है। कृषि कानून पे का विरोध करने वाले किसानों, कृषि कानून पे विरोध करने वाले किसान जो बैठे हैं वहां पे, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है, उनके ऊपर एसआईटी की जांच बिठा दी जाती है, उनको नुकीले कीले तारों से बैरिकेडिंग कर दी जाती है ताकि वो सीमा के अंदर न घुसे। लेकिन एक जज जो इस सरकार के फेवर में फैसला करता है, उस जज को मोदी सरकार राज्यसभा का सदस्य बनाता है। ममता बनर्जी के परिवार के ऊपर ज्यादा इनकम, ज्यादा संपत्ति बनाने के एवज में सीबीआई की जांच करा दी जाती है, वो भी कब? ठीक इलेक्शन के पहले। लेकिन माननीय गृह मंत्री के पुत्र जयसाल, जिनकी संपत्ति 6 साल में 15,000% की वृद्धि हुई है, उनको बीसीसीआई का सचिव बना दिया जाता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का एक दोहरा चरित्र जो है जनता के सामने है, और जनता यह समझ सकती है कि जो आज मोदी का विरोध करेगा, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूं। कर्नाटक में एक स्कूल में बच्चे ड्रामा कर रहे थे। उस ड्रामे में मोदी जी को पात्र का जो है चित्रण किया गया था। इस पूरे स्कूल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया गया। तो आप समझिए कि मोदी सरकार किस तरह की निम्न स्तर की मानसिकता पे गिर चुकी है कि वह अबोध जो छात्र वहां पे हैं, जो नाटक कर रहे हैं, पूरे स्कूल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जा रहा है। जो इनके सरकार के समर्थन में बोल रहा है, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है, और जो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, उनके ऊपर जो है ये इनकम टैक्स का रेड लगा रहे हैं, देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं, एसआईटी की जांच करवा रहे हैं। ठीक है, कमलेश जी की प्रतिक्रिया ले ले रत्नाकर जी। जी बिल्कुल, कमलेश यादव जी, अघोषित इमरजेंसी लागू है क्या देश में? नमस्कार। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का चरित्र इमरजेंसी का चरित्र रहा है। जिनका चरित्र इमरजेंसी का होता है तो ऐसी बातें करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे उनका कहना है रत्नाकर जी का, किसानों के बारे में तो भूल गए 1988 में, 1992 में किसानों के साथ कांग्रेस ने क्या अत्याचार किए थे, कितने लोग गोलियां चला करके कितने लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। ये भूल गए सिखों का नरसंहार, इंदिरा जी की हत्या के बाद कितने सिखों पे उन्होंने गोलियों से मार दिया था। ये भूल गए। ये कहते हैं जजों की बात, इनको पूछते 1977 में जिन जजों ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, इंदिरा जी को कुर्सी से उतारा था, बाद में जिन लोगों ने इनका उसके बाद पक्ष लिया, उन जजों को उन्होंने क्या क्या नहीं दिया। जो लोग जैसा करते हैं वैसा ही दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये हमेशा से कहीं ना कहीं इनके साथ जो जब राजनीति देश के बारे में जो किसी ने किया, इन्होंने उसके साथ उसका उत्पीड़न किया, उसको परेशान करने का काम किया। और बात करते हैं जय शाह की, रॉबर्ट वाड्रा को भूल गए। फ्री में कोई भी लोन दे देता है, जगह दिखा लेते हैं, जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। शिमला की बात भूल गए प्रियंका जी का, वहां जाकर के शिमला में कोई दूसरा कोई खरीदी कर सकता है क्या जगह की? वहां स्पेशल उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। तो मेरा कांग्रेस के लोगों से निवेदन है कि अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति ना करें, अपनी सुविधा के हिसाब से बातें ना करें। अगर अनुराग कश्यप ने कोई गड़बड़ी नहीं की है, अनुराग कश्यप के पास कोई अवैध पैसा नहीं है, अनुराग कश्यप ने कोई चोरी नहीं की है टैक्स में, तो उनको डरने से क्या जरूरत है? आज नहीं तो कल सच बाहर आएगा। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर आज नहीं तो कल कोर्ट कचहरी है, उनके साथ अन्याय होगा तो कोर्ट जुडिशियल उनके साथ खड़ी रहेगी। इसलिए जिन्होंने जो प्रथा बनाई है, उनको लगता है कि आज जो कुछ हो रहा है बनाई था, उनका बनाया कल्चर यही होगा। इसलिए घबरा के तमाम तरह के गलत और जो तर्कहीन बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, ये सारी बात गलत है। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरे राजनीति में विश्वास करती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है, जो चोर होगा, चोर चाहे जो हो, जिस पार्टी का होगा, अगर उसने चोरी की होगी, उसने कहीं नहीं होगी और कार्रवाई की है, अगर उसने चोरी नहीं की है तो उसका फल क्या आएगा। और उन्होंने कहा कि जहां तक बात है
राउत साहब महाराष्ट्र की कांग्रेस और शिवसेना की ठीक है। बिल्कुल कमलेश जी, आपकी वॉइस अभी ब्रेक होने लगी है, एक बार फिर से फोन पैच करवा देते हैं सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है हम तक, बिल्कुल ब्रेक हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। रत्नाकर जी आपका रुक कर लेते हैं सर, तब तक तमाम बातें आपने भी सुनी होंगी। वो कह रहे हैं, वो हमेशा यही होता है, मैं उनसे कोई सवाल करती हूँ बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता से, वो आपका कार्यकाल गिनाने लगते हैं। जी, क्योंकि इनके पास अपनी उपलब्धि गिनाने का कोई जरिया बचा नहीं है। आज यह देश में सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। ये कहते हैं कि हमने 70 सालों में क्या किया। अरे भाई, 70 सालों में हमने देश को सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था को दिया है। 70 साल में हमने IIT दिए, IIMs दिए, देश में भाखड़ा नांगल बांध जैसे बांध दिए, देश में पूरे रेल की लाइनें बिछाई, यातायात की सुविधा दिए, हमने बहुत सारा चीज किए, एयरपोर्ट बनाए, बहुत सारे पोर्ट बनाए, बहुत सारी चीजें किए। लेकिन इनके पास आज 6 साल में दिखाने के लिए कुछ है नहीं। ये जब भी इनके ऊपर अगर 6 साल के कार्यकाल में अगर कोई बात पूछेंगे कि आपने क्या किया है, तो ये हमारे इतिहास में चले जाएंगे, भूगोल में चले जाएंगे और वह बातों को लेके आएंगे जो इनको ज्ञान मिलता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके ये कहेंगे कि कांग्रेस के समय इतने किसान मर गए, वो मर गए, ऐसा हो गया। ऐसा कोई तथ्यात्मक कोई चीजें है नहीं। अनर्गल आरोप लगाने का एक जो है भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है, उनके ठीक है। बिल्कुल रत्नाकर जी लौट रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। चर्चा लगातार इस मसले पर ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार लगातार हमलावर है केंद्र की मोदी सरकार पर, क्योंकि आज जिस तरीके से मुंबई में आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है, तापसी पन्नू, विकास बहल, अनुराग कश्यप के कार्यालयों पर और उनकी संपत्ति की जांच की गई है। टैक्स चोरी का आरोप उन पर लगा हुआ है, उसको लेकर सियासत जो है इस समय अपने चरम पर है और महाराष्ट्र का माहौल इस समय गरमाया हुआ है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, आपका ही रुख कर लेते हैं। सर, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे बात कर रही थी कि लगातार आपके कार्यकाल की बात की जाती है और आपने ये कहा कि क्योंकि इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। एक बात मुझे याद आ रही है, जब समर्थन में कुछ सितारों ने ट्वीट कर दिया था सरकार के समर्थन में किसान आंदोलन के समय, तो उस समय महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दे दिए थे कि ट्वीट की जांच करवाइए और उस समय भी काफी बवाल हुआ था। देखिए, अभी आपने विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी महाराष्ट्र में, तो वहां पे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी ये कह रहे थे कि हमने सितारों को कहा ट्वीट करने के लिए। तो कहीं न कहीं आप समझिए यह चीज बहुत प्रायोजित है। अगर
जो भी फिल्मी सितारे हैं उनके स्टारडम का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाह रही है। अगर उठा रही है और वो लोग भाजपा के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, तो अगर देश में कहीं पे कोई जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसान के जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो उन मुद्दों पे भी उनको आवाज उठाना चाहिए। आज एक व्यक्ति जो है अजय देवगन की गाड़ी को सामने खड़ा करके रोक के बोलता है कि आप किसानों के मुद्दों पे क्यों नहीं बोलते। आप अगर दूसरे विदेशी कोई हमारे देश के ऊपर कोई आरोप लगाता है तो आप लोग बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे देश की जनता जो देश की जनता है, हमारे जो भोले भाले किसान है, अगर वो भोले भाले किसानों की आवाज आप लोग बनेंगे तो आवाज और मजबूत होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम उनको कहीं धमका नहीं रहे, कहीं डरा नहीं रहे हैं। हम उनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे लोगों को ये कह सकते हैं कि आप हमारे अंदरूनी मामला में मत बोलिए, तो हमारे किसानों के लिए भी तो आवाज उठाइए, हमारी जनता के लिए भी तो आवाज उठाइए। आप दोहरा काम नहीं कर सकते। आप सच है उसके लिए खड़े होइए। आप जो है दूसरा सच के लिए आप खड़े होते हैं, लेकिन दूसरे सच के लिए खड़े नहीं होते हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र निभा रहे हैं। तो हमारी सरकार यही कह रही है उनसे कि आप जो है जनता की बात भी सुनिए, किसानों की बात भी सुनिए, उनके लिए आवाज उठाइए। आप अगर भाजपा की सरकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके फेवर में बोल रहे हैं, तो आप जनता के लिए बोलिए, कांग्रेस के लिए मत बोलिए, कांग्रेस सरकार के लिए मत बोलिए। यहाँ पे जो अघाड़ी सरकार है, आप जनता के लिए आवाज उठाने की मांग कर रहे हैं। बताइए कमलेश यादव जी, और मेरा सवाल आपसे है, मैं आप पर सवाल खड़े कर रही हूं, तो अब आप मुझे ये मत गिनाइएगा सर कि कांग्रेस के कार्यकाल में क्या हुआ, क्योंकि अगर कांग्रेस का कार्यकाल इतना अच्छा रहा होता तो अभी आप सत्ता में थोड़ी ना होते। देखिए ऐसा है कि अब रत्नाकर जी को लगता है कि इनके जो प्रायोजित ये किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जबरदस्ती दादागिरी से जो फिल्मी सितारे हैं उनसे अपने बारे में ट्वीट करवा विदेशों में जाकर के देखिए, इनके पास विधानसभा का सत्र सुने उसमें फडणवीस जी ने क्या बोला है? सुना, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अब मैं कह रहा हूँ तो आप सुनिए। आपने कहा हमने सुना ना, तथ्य के साथ में बात करता हूँ। अब सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं देता हूं। ऐसा है कि इनके पास विदेशों से प्रायोजित लोग बहुत हैं। हिंदुस्तान की अगर कोई बाहर की हस्ती आकर के हिंदुस्तान के बारे में कहती है कि इनको तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। और हिंदुस्तान के लोगों को पता है कुछ लोगों का प्रायोजित जो आंदोलन किसान आंदोलन है उसको कितना समर्थन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो अपनी बात है। जब जिसको नहीं लगता है कि किसान आंदोलन सही है उसको क्यों समर्थन देंगे। और लगी रही बात किसान आंदोलन की, कि किसान आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रह गया। महाराष्ट्र का आंदोलन है क्या? उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है क्या? हरियाणा के कुछ लोग, पंजाब के कुछ लोग और मेरठ वगैरह के जो पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उन लोगों का आंदोलन है। उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार उसका निदान करेगी। लेकिन उस समस्याओं के लिए फिल्मी सितारों के ऊपर आपने ट्वीट किया तो आपकी इंक्वायरी करा देंगे, आपने ट्वीट किया तो हम ऐसा कर देंगे, ये सारी जो बातें हैं इस बातों में कोई दम नहीं है। जानबूझ करके आप लोग दंड करते हो प्रशासनिक अधिकारियों को या लेकिन कमलेश जी मेरा एक सवाल है, तमाम जो जांच होती है वो ऐसे ही लोगों पर क्यों होती है जो आपके समर्थन में नहीं होते? अभी भी आज जिन 3 अभिनेताओं और डायरेक्टर पर चल रही है जांच, वो भी आपके समर्थन में कभी थे नहीं, लगातार जो है आपके विपक्ष में ही वो बोलते रहे। इसके अलावा हम जिन राजनेताओं को देखते हैं, चाहे वो टीएमसी के हो, इसके अलावा कांग्रेस के हो, वो सब ऐसे ही क्यों होते हैं जो आपके समर्थन में नहीं होते? भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने सही और इतने ईमानदार हैं क्या? ऐसा है, देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई अपने उसके पास जो स्रोत होते हैं, जिन स्रोतों से उसको जानकारी मिलती है कि यहाँ कहीं ना कहीं टैक्स चोरी हुई है, वहाँ उसका अपनी वो कार्रवाई करती है। लेकिन अभी जो रत्नाकर जी ने, एक मैं आपको टोक रही हूँ सर, लेकिन अभी रत्नाकर जी ने जो अमित शाह के बेटे के बारे में कहा उसमें आपको क्या गलत नजर आया? बताइए कमलेश जी। आपकी आवाज कट गई थी। अमित शाह के बेटे के बारे में जो उन्होंने कहा, देखिए कोई अपना व्यवसाय करके कुछ भी, अगर कोई व्यवसाय करने के बाद अगर कोई अपनी पूंजी बढ़ाता होगा, उनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आप ये बताइए, जो रॉबर्ट वाड्रा थे उनके पास कोई बिजनेस था क्या? कोई धंधा है क्या? सोनिया जी के पास कोई बिजनेस है क्या? आज भारत की 4थी महिला सबसे अमीर महिला बन जाती है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिन चीजों के बारे में मेरे पास कौन सा लिस्ट देखिए 4थी महिला की? व्हाट्सएप मेरे पास जो तथ्य नहीं है,
जो मेरे पास तथ्य नहीं है, मेरे पास जानकारी नहीं, मैं उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना आपको कह देता हूँ। अच्छा, अभी कमलेश, बिल्कुल कमलेश जी आपके पास ही लौटेंगे। रत्नाकर जी, अभी उन्हें जानकारी नहीं है अमित शाह के बेटे के बारे में, लेकिन अभी मैं पूछूंगी ना कि राकेश टिकैत की क्या संपत्ति है, तो पूरा ब्यौरा होगा इनके पास। उस समय ये कहेंगे कि किसान के पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है, ये तथ्यों के ऊपर बात नहीं करते, जैसा कि इन्होंने कहा अभी कि मतलब हम स्टंट करते हैं। मैं एक अरे रत्नाकर जी, आप लोग तथ्यों के, आप लोग हमेशा से देश को गुमराह करने का काम किए हैं, गरीबी हटाने के नाम पे गरीबों को लूटे हैं। जी, 2014 के बाद, 2014 के पहले तो हमारा देश था ही नहीं। आप लोग जब आए तो उस समय हमारा देश अवतरित हो गया। आपने देश, आपके कहने का मतलब है 2014 में आप भारत देश का अवतरण हुआ। आप हमें बोलोगे तथ्यों की बात नहीं करते। आपको जानकारी है, कुछ जानकारी है आपको? अमित शाह की संपत्ति जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया, 1500 6 साल में 15,000% की वृद्धि हुई है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, आपको नहीं है तो। कमलेश जी जरा मेरी बात सुन लीजिए। आपकी जानकारी मुझे जरूर, आपको नहीं जानकारी है तो मैं जवाब दे देता हूँ। आपकी जानकारी, ये वही अमित शाह है, ये वही अमित शाह है जिनके नोटबंदी के दौरान जिनके खुद के बैंक में 700 करोड़ रुपए जमा किए गए। ये जानकारी है आपको? आपको वो भी जानकारी नहीं रहेगी ना। आपके पास जानकारी है तो बिल्कुल जानकारी है, आपको तथ्य है। मैं आपकी तरह चौथी भारत विश्व की चौथी सबसे अमीर महिला की तरह ऐसा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं देता है। तो अरे भाई, यूनिवर्सिटी का आप कहते हैं, सुनिए, कमलेश जी मेरी बात एक मिनट सुन लीजिएगा। आप विद्वान है ना रत्नाकर जी, तो आप विद्वान नहीं, तथ्यों की बात। देश को बरकराने का काम कौन करता है? झूठे लोग, जुमलेबाज लोग देश को बरकराने का काम करते हैं। आप लोग, आप स्टंट की बात करते हैं। अभी वैक्सीनेशन का स्टंट कौन किया है? प्रधानमंत्री जी गमछा जो है आसाम में पहनते हैं, पीछे पुदुचेरी की नर्स को खड़ा करते हैं और केरल की नर्स से टीका लगवाते हैं। स्टंट कौन कर रहा है? प्रचार तंत्र, देश को प्रचार तंत्र में किसने तब्दील किया है? आप उसका जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। आप लोग जवाब देने योग्य है ही नहीं। आप लोग सिर्फ यही करेंगे, जनता की आवाज को दबाने का काम करेंगे। जो आपके खिलाफ बोलेगा उसकी आवाज को आप दबा देंगे। बिल्कुल, एक एक करके बात करेंगे। कमलेश जी आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं रत्नाकर जी का रुख कर लूंगी। बताइए कमलेश जी। देखिए, ऐसी बात है, देश को अगर गर्भ तंत्र में किसी ने डाला है तो कांग्रेस पार्टी के साथ डाला है। आज तक देश को मान सम्मान दिलाने की जहाँ भी कहीं बात आई, वहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे चाइना के सामने उन्होंने अपना घुटना टेक दिया, चाहे उन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेके, आत्मसम्मान इन्होंने देश को दिलाने का काम कभी भी नहीं किया था। इनके राज्य में क्या होता था, हमारे लोग अमेरिका जाते थे, कपड़े खुलवा करके आते थे। यहाँ का राष्ट्रपति अमेरिका जाता था, अपने कपड़े खुलवा करके आता था। ये आत्मसम्मान की बात करेंगे? ये बात करेंगे? देश के सम्मान की बात करेंगे? इन्होंने देश को बेचने का, इन्होंने तो आकाश से लेकर पाताल तक पूरे देश को 2G हो, 3G हो, 4G हो, गीगाजी हो, सारे घोटाले कर दिए। यूनिवर्सिटी का ज्ञान आप तो ऐसा है कि ये बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, हम लोग की यूनिवर्सिटी अलग है, इनकी रत्नाकर जी की यूनिवर्सिटी अलग है। ऐसा है, कांग्रेसियों का भी एक है, उनको लगता है कि सबसे बड़े विद्वान वही है, वो जो पढ़ते हैं वही सही है। देश के इतिहास को बदलने का इन्होंने काम किया, देश की भौगोलिक परिस्थिति बदलने का इन्होंने काम किया, देश के लोगों को बदनाम करने का इन्होंने काम किया, और ये हमें सिखा रहे हैं, बताते हैं कि इनकी यूनिवर्सिटी। मेरा कहना है कि देखिए, कायदा अपना कायदा जो है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर इनकम टैक्स में अनुराग कश्यप जी ने कोई गलत काम किया होगा, अनुराग कश्यप जी का कहीं दोष होगा और उन्होंने कोई गलत नहीं किया होगा, तो कानून उनको बाइज्जत बरी कर देगी। लेकिन अनुराग कश्यप सिर्फ सरकार का विरोध करते हैं, इसलिए कोई भी गलत काम करेंगे, ऐसे चलने वाला है क्या? देश कायदे से चलता है, देश संविधान से चल रहा है, और संविधान में जो भी संवैधानिक बातें होंगी उसके हिसाब से देश अपना कायदा कानून अपना काम करेगा, और संवैधानिक बातें नहीं होंगी, जो भी एजेंसियां होंगी वो अपना काम करेंगी। अब जहां तक रही आपकी बात कि जो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड नहीं है उसके ऊपर ही कार्रवाई होती है, तो ऐसी बात नहीं है। देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में है या भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोग हैं, उनके ऊपर भी समय समय पर इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है। लेकिन बातें इसलिए बाहर निकल करके नहीं आती है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का है, इसलिए ना मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रेस मीडिया उस बात को बाहर ले आता है। इसलिए ये सारी बातें तर्कहीन है, तथ्यहीन है।
फिलहाल तो मुझे आपकी ये बात समझ में नहीं आई सर कि बीजेपी के जिन नेताओं पर कार्रवाई होती है उनकी बात मीडिया बाहर नहीं लेकर आता। बड़ी अजीब सी बात है, बताइए रत्नाकर जी। जी देखिए, ये संविधान की बात कर रहे हैं। आज संविधान की मोदी सरकार ने धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। कृषि कानून का ही बात ले लीजिए। कृषि कानून में जिस तरह से ये कृषि कानून को पारित किए, न स्टैंडिंग कमेटी में भेजे इन्होंने बिल को, और ना ही किसानों नेताओं से या किसानों से कोई सलाह मशवरा किया। राज्यसभा में उन लोगों को भी निष्कासित करवा दिया गया जो कृषि कानून के विरोध में थे। तो ये आनंद फानंद में कृषि कानून को पास करवाए, तो संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है ये कमलेश जी देख सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ स्टंट करते हैं, हमने क्या किया। कांग्रेस ने क्या किया आपको मालूम है? कांग्रेस ने 2014 के पहले सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनाया भारत देश को। सुन लीजिए, अरे आप मेरी बात सुन लीजिए, बीच बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने वाले मुझे पसंद नहीं है। जी जी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने देश को सबसे तेजी से, विश्व में सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था बनाया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अर्थव्यवस्था को ही डुबा दिया, अर्थव्यवस्था को माइनस में ला दिया, निगेटिव में ला दिया। ये कह रहे हैं कि चीन पे हम लोग फेल हो गए। आपके प्रधानमंत्री जी 18 बार चीन के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, हाँ, और फिर भी चीन की सेना हमारी सीमा में आके कब्जा कर लेती है। तो ये कूटनीतिक विफलता, ये राजनीतिक विफलता, ये विदेश नीति की विफलता किसकी है? ये भारतीय जनता पार्टी की है। आप कह रहे हैं कि 6 साल में हमने बहुत कुछ किया। आपने 6 साल में किया है, बिल्कुल किया है सर। आपने 6 साल में विदेशी कर्ज को दोगुना कर दिया है। आपने 6 साल में बेरोजगारी दर 9% बढ़ा दिया है। आपने 6 साल में जीडीपी जो है -23.9% कर दिया है। आपने 6 साल में बहुत कुछ किया है। आपने 6 साल में देश को बेच दिया है। आपने 6 साल में LIC को बेच दिया, नवरत्न कंपनियों को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया। आपने बेचने का काम किया है। और क्या किया है आपने देश को अंबानी और अडानी, हम दो हमारे दो को बेचने का काम किया है। ये आपकी बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग गौरवान्वित महसूस करते होंगे, लेकिन हमको, देश की जनता को शर्म आती है कि हम इस तरह के प्रधानमंत्री को हमने चुना है, जो प्रधानमंत्री देश के भला के बारे में बाद में सोचता है। हमारे दो के भला के बारे में पहले सोचता है। ठीक है सर, 2 बातें हैं रत्नाकर जी। एक तो आपने चीन के मसले पर कहा कि इनकी कूटनीतिक विफलता रही, तो मैं अब आपको भी लगेगा कि मैं पीछे जा रही हूं, लेकिन जो आपके कार्यकाल में हुआ उसे आपने धोखा कह दिया कि वो चीन का धोखा रहा, चीन ने हमारे पीठ में खंजर घोंपा, और इनके कार्यकाल में वो चीज हुई तो वो आपने कूटनीतिक विफलता कह दी। नहीं पल्लवी, जब देश हमारा आजाद हुआ उस समय हमारे पास संसाधन इतने नहीं थे जितने की आज है। हमारा देश उतना मजबूत नहीं था जितने की आज है। उस समय की परिस्थितियां जो है अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है। आज हमारी सेना जो है विश्व में 3रे नंबर की सेना है। हम परमाणु संपन्न देश हैं, हम अर्थव्यवस्था से संपन्न देश हैं। इस परिस्थिति में अगर चीन हमारे अंदर घुसता है, कब्जा करके बैठता है, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। जो मोदी सरकार को इस पे उनकी कूटनीति को समझते हुए उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। देखिए, तभी की बात और थी और आज की परिस्थितियां अलग हैं। आपने तो बहुत सही बात कही रत्नाकर जी। तब उस परिस्थिति के लिए हम तैयार नहीं थे क्योंकि हमारी स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद भी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई गई, तो ये किसकी विफलता थी? फॉरवर्ड नहीं, देखिए क्या होता है, जब भी आप तब की परिस्थिति में एक और बता दूं, लाल बहादुर शास्त्री जी जब भी हमारा युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तब की परिस्थिति ऐसी थी कि हमारे पास सैनिकों को देने के लिए अन्न तक उपलब्ध नहीं थे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था पूरे देश की जनता से कि आप एक वक्त का उपवास रखिए। अगर आप एक वक्त का उपवास रखेंगे तो वो अन्न जो है हमारे सैनिकों के काम आएगा। वो अमेरिका उस समय ऑफर किया था कि आप हमारे यहाँ से अन्न लेके जाइए, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसा खुदगर्ज प्रधानमंत्री जो देश के लिए जीता था, उन्होंने उस समय मना कर दिया कि हम आपका आपके कंडीशन पे आधारित कोई भी सहायता नहीं लेंगे। हम स्वयं अपना पेट, भारत की जनता अपना पेट काट कर शहीदों जो वहां पे सेना लड़ रही है उसको अन्न पहुंचाने का काम करेंगे। तो उस समय की परिस्थितियां इस तरह थी कि लोग जो युद्ध लड़ते थे वो मतलब किस विषम परिस्थिति में लड़ते थे। लेकिन आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। आज की परिस्थितियां ये है कि भारत एक सशक्त देश है और एक मजबूत देश है और हमारी सेना बहुत मजबूत है और उस मजबूत सेना का ही
रहा है कि हमने 20 जवान जो हमारे शहीद हो गए, लेकिन हम चीन के तकरीबन 400 जवानों को, जिसमें 40 जवान मर गए, 400 जवानों को हम लोगों ने अपंग करके भेजा उनके सीमा के अंदर। तो आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, पहले की परिस्थितियों बिल्कुल अलग थी। और उस समय जितना जो भी सही हो सकता था, वहां उस समय के राष्ट्राध्यक्षों ने, उस समय के प्रधानमंत्री ने सही निर्णय लिया। ठीक है, मैं विश्वास सारंग के बारे में भी बात करना चाहूंगी। यहाँ पर सर, आप जानते हैं विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। आज वो कह रहे थे, कोई वो दस्तावेज लेकर, आज वो उन्होंने एक वीडियो उनका जो है हमने देखा है, दस्तावेज लेकर वो खड़े हुए हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि देखिए जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए थे, उन्होंने बताया कि इंदौर आए थे, फिर वहां से उनका स्पेशल प्लेन गया, सिगरेट उनको चाहिए थी इसलिए स्पेशल प्लेन दिल्ली गया और वहां से उनके लिए सिगरेट आई, वो अपने कपड़े धुलवाने लंदन भेजते थे। तमाम वो दस्तावेज लेकर खड़े हुए थे और वो बार बार यही बात कह रहे थे कि अब कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि देश को किसने लूटा। देखिए, सत्य, ये अर्ध सत्य दिखाते हैं। मैं आपको एक घटना बता देता हूं। यूनाइटेड नेशन में ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमको स्थायी सदस्यता मिलती अगर नेहरू जी चाहते तो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने जब सदन में अपना भाषण दिया था, उन्होंने पूरी घटना को जो है विस्तृत से डिस्क्राइब किया था। तो उन्होंने, उनको सदस्यता कहीं पे भी भारत को यह नहीं बताया, बोला गया कि आप स्थायी सदस्य बन जाइए। हाँ, कुछ चीजें थी, लेकिन उस परिस्थिति में वो चीजें नहीं हो पाती, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने उस समय स्थायी सदस्यता नहीं लिया यूएन में। उस तरह से ये अर्ध सत्य दिखाते हैं। अर्ध सत्य का कोई जब तक कि पूरा सत्य दिखाई नहीं देंगे तब तक, और ये व्यक्तिगत आरोप किसी पर लगाना, ये मैं नहीं जहां उचित समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है, व्यक्तिगत आरोप लगाती है। यह रॉबर्ट वाड्रा पे आरोप लगाएगी, प्रियंका जी पे आरोप लगाएगी, सोनिया गांधी जी पे आरोप लगाएगी। व्यक्तिगत आरोप लगाना इनकी एक फितरत है, एक मानसिकता है, इनके आरएसएस वालों की मानसिकता है, व्यक्तिगत आरोप। ये देश के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये देश के ऊपर जो है जनता के लिए बात नहीं करेंगे, ये व्यक्तिगत आरोप लगाने में ये लोग माहिर हैं। ठीक है, कमलेश जी, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी इस मसले पर। देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिए। अब इन्होंने चीन की बात की, इनको बता दूं, चीन में जब देश की सेना लड़ रही थी तो इनके राहुल गांधी जाकर के चीन के राष्ट्रपति के साथ जाकर के डाइनिंग टेबल पे बैठ करके चर्चा कर रहे थे चीन के साथ। अगर कांग्रेस पार्टी ने, अब पहली बात बंद करिए, अब आप चुप रहेंगे, मैं बोलूंगा। और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का संबंध है, उन्होंने क्या गठबंधन किया रखा, उन्होंने एमओयू किया, उसकी जानकारी देश को होनी चाहिए। और देश को संपन्न करने की बात करते हैं। 1989 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री पद से हटे थे, उसके बाद 2 साल में देश की हालत ऐसी थी कि 10 दिन के लिए उसके बाद विदेशी पैसे नहीं रह गए थे। ये बात करते हैं, देश को स्वाभिमान दिलाने की बात होती है, राफेल खरीदने की बात होती है, विदेशों में दलाली करने का काम करते हैं और राफेल नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा इन्होंने। कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। कमलेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, शायद नेटवर्क इशू हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हम तक। रत्नाकर जी, आपका रुख कर लेते हैं। आपने बातें सुनी होंगी, जो भी कुछ उन्होंने थोड़ी बहुत बात कही, आपका भी आखिरी कमेंट चाहूंगी इस मसले पर, क्योंकि समय की भी कमी है सर हमारे पास। जी देखिए, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप एक्चुअली क्या है, तथ्यात्मक आरोप नहीं है। अगर आप अपने गिरेबान में झांक के देखें, आज देखिए जनता जो है, आज रोजगार के लिए रोजगार चाहिए जनता को, किसानों को अपना हक चाहिए, आम जनता है जो उसको सही तरीके से उसका जीवन यापन हो, ये चाहिए। सरकार किस लिए चुनी जाती है? जनता सरकार इसीलिए चुनती है कि वह उनके जो रोजमर्रा के जीवन है, उन रोजमर्रा के जीवन में सरकार उनको सहूलियत प्रदान करे। लेकिन ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से एकदम पीछे भाग रही है और इसकी जिम्मेदारी यह बनती है कि वो जो जनता जिस उम्मीदों पे सरकार को चुनी है, उस उम्मीदों को पूरा करे। लेकिन ये उस उम्मीदों की बात नहीं करेंगे, ये पिछली सरकारों ने क्या किया, 7 साल में कांग्रेस ने क्या किया, उन बातों पे क्या किया। अगर इनकी बात माने तो ये इनके हिसाब से 2014 में ही भारत का अवतरण हुआ है। अवतरित भारत देश जो है वो 2014 में हुआ है। 2014 के बाद पहले तो भारत था ही नहीं। इनकी अगर मानसिकता इसी तरह दर्शाती है तो अगर वर्तमान परिस्थितियों के बारे में अगर ये बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों के, जनता के हक की बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा के लिए तमाम अहम बातें आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि मुंबई में आयकर विभाग के छापे के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया हुआ है। आयकर विभाग ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप, विकास बहल और अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर पर आज छापा मारा है। दफ्तर पर भी ये छापेमार की कार्रवाई की गई है। ये जानकारी मिल रही है कि फैंटम फिल्म्स के ठिकानों पर ये छापेमार की कार्रवाई की गई। साथ ही आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि मुंबई में फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेता तापसी पन्नू की संपत्तियों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। जानकारी ये भी है कि रिलायंस एंटरटेनमेंट पर भी छापेमार की ये कार्रवाई की गई है। मुंबई में छापेमार की ये जो कार्रवाई हुई है वो कर चोरी के मामले पर की गई है। तो मुंबई में अनुराग कश्यप के यहां इनकम टैक्स विभाग की जो रेड है वो खत्म हो चुकी है और बताया जा रहा है कि लगभग 11 घंटे तक ये कार्रवाई चली है। इनकम टैक्स विभाग मुंबई समेत कई शहरों में लगातार रेड कर रही है। इस छापेमारी में तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप और विकास बहल समेत कई एक्टर प्रोड्यूसर्स के यहां पर यह कार्रवाई की गई। और इस मसले पर चर्चा के लिए आरबी उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सर, मेरा सीधा सा सवाल है, जिस तरह की परिस्थितियां इन दिनों आप देश में देख रहे हैं, क्या वाकई में लग रहा है कि इन संवैधानिक एजेंसियों की भी अब इस्तेमाल जो है हमारे देश में हो रहा है, इनका भी यूज किया जा रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए? देखिए पल्लवी, ये कोई पहला टाइम नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से दुरुपयोग होता है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी जब सीबीआई के बारे में कि सीबीआई पिंजड़े में बंद होता है तो वो किसी से छुपा नहीं है। जो भी सत्ता में होता है संवैधानिक संस्थाओं को अपने तरीके से गवर्न करता है, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो कार्यपालिका है, चाहे वो दूसरी एजेंसियां। जबकि संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनको काम करना चाहिए। देखिए कई बार टाइमिंग का फर्क होता है। भी इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन के दौरान चाहे तापसी पन्नू हो या दूसरे जो भी रंगकर्मी हैं या अभिनेता हैं, उनके यहाँ उस तरह की छापेमारी मैं मान सकता हूं कि भी हो सकता है कि उन्होंने कोई टैक्स छुपाया हो या कोई गलत काम किया हो, लेकिन कई बार टाइमिंग से भी चीजों का आकलन किया जाता है। इस समय इलेक्शन है और कौन किसके पाले में है, कौन क्या बोल रहा है, सरकारें उसको मॉनिटर करती हैं। देखिए इमरजेंसी भी इसी देश में लगी थी और आज उसके लिए बोला जा रहा है कि भी वो गलत थी, इमरजेंसी ठीक नहीं थी। तो संवैधानिक संस्थाएं जितनी मजबूत होंगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। बिल्कुल, ये बहुत जरूरत है कि कम से कम संवैधानिक संस्थानों को तो इन सब चीजों से दूर ही रखना चाहिए। हमारे साथ फिल्म निर्माता गौरव पंचवानी जी भी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, जो कुछ भी आज हुआ है मुंबई में, आईटी की जो रेड हुई है उसके बाद से सियासत तो चरम पर है ही, लेकिन ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या पॉलिटिक्स में बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस का शामिल होना जरूरी है? जरूरी था इस तरीके के कमेंट्स करना या फिर किसी के खिलाफ या समर्थन में जाना? देखिए, किसी का भी अगर अपना पॉलिटिकल ओपिनियन होता है तो मुझे इस बात में कोई गलत नहीं लगता कि अगर कोई अपना पॉलिटिकल स्टैंड सोशल मीडिया पे या एक आम जनरल बातचीत में भी अगर अपना पॉलिटिकल स्टैंड रखता है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो, क्योंकि यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। अगर आप अपना मत अगर आप किसी के सामने सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी आप रख रहे हैं तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत है। जहाँ तक बात है आईटी जो रेड पड़ने की, तो आई थिंक वो पॉलिटिकल एप्लीकेशन से बहुत एक अलग इशू है। अगर उन्होंने टैक्सेस नहीं भरे हैं, अगर उन्होंने कहीं भी टैक्स की चोरी करी है तो फिर उसका रिकपल्शन जो है फिर वो भुगतेंगे। ये तो बहुत सिंपल सीधी बात है। लेकिन अगर लोग इसको पॉलिटिकली जितना भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुद्दे को,
पॉलिटिकली एक कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो चीज गलत है। ये पॉलिटिकली गौरव इसलिए भी हो गया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंगना रनौत पर जो कार्रवाई होती है वो राज्य सरकार के द्वारा होती है और केंद्र सरकार उन्हें सिक्योरिटी देती है। उसके अलावा जो एक्टर एक्ट्रेसेस या जितने भी सेलिब्रिटीज हैं किसान आंदोलन के विपक्ष में और सरकार के समर्थन में ट्वीट करते हैं तो उनके ट्वीट की जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। कुछ डायरेक्टर्स ने और कुछ एक्टर एक्ट्रेस ने सरकार का साथ नहीं दिया तो उनके यहाँ IT की रेड होती है। तो ये सब कुछ सिर्फ साफ तौर पर पॉलिटिकल ही हो रहा है, जो दिख रहा है साफ साफ। मैं कह रहा हूँ कि ये पॉलिटिकली गलत हो रहा है। देखिए, अनुराग कश्यप को भी उतना ही हक है अपनी बात रखने का जितना कंगना रनावत को हक है अपनी बात बिल्कुल रखने का। इसी चीज को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो हमें एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री कंगना भी स्वतंत्र होनी चाहिए अपनी बात रखने के लिए और अनुराग कश्यप भी स्वतंत्र होना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। एटलीस्ट अपनी बात सब रख सकते हैं, यही एक हेल्दी डिबेट होता है और इसी को एक हेल्दी डेमोक्रेसी कहते हैं। चाहे आप किसी भी स्टैंड पे हो, राइट विंग में हो, लेफ्ट विंग में हो या सेंट्रिस्ट हो, लेकिन आप अपनी बात रख पा रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर जो पॉलिटिकली एप्लीकेशन होते हैं वो चीज गलत है। लेकिन ये जो आज जो हुआ है, ये जो एक IT की रेड है, इसमें उन्होंने ये कहा गया है कि ये टैक्स की चोरी से रिलेटेड है, तो उनकी तो बहुत क्लियर कट जांच हो सकती है ना। उनके ऑफकोर्स आप जब इनकम टैक्स भरते हैं तो आप अपने CA के थ्रू भरते हैं, तो CA को आप सामने लेके आइए, जो भी है सामने उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो सामने आ जाएगा। और अब तो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो उसे तो पता पड़ जाएगा ना कि भाई टैक्सेस दिए हैं या टैक्सेस नहीं दिए हैं। अगर उनके पास सर्च वारंट है तो कहीं ना कहीं तो उनके पास भी कोई ना कोई प्रूफ है, इसीलिए ही तो वो गए हैं। अपार्ट में ये बात कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एंगल। और अगर बिल्कुल ही ये बात अगर गलत निकलती है तो फिर ये पॉलिटिकल एंगल है, तो जिसमें जो भी गवर्नेंस सामने है फिर उनको जवाब देना होगा कि भाई ऐसा क्यों है। कोई अगर आपके अपोज में अगर बोल रहा है तो फिर आप उनके साथ आप इस तरीके से कर रहे हैं, कभी IT रेड्स डलवा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो चीज गलत है। बिल्कुल, अभी तो यही मुश्किल लग रहा है कि आने वाले समय में जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी, क्योंकि हम अक्सर इस तरह की कार्रवाई देखते हैं और आने वाले समय में क्या उन कार्रवाइयों का नतीजा रहता है वो भी कभी क्लियर नहीं हो पाता। हो सकता है ये कुछ समय के लिए हो सकता है ये पॉलिटिकल हो, लेकिन तस्वीरें साफ होनी चाहिए वो कभी नहीं हो पाती। मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि मुंबई में आयकर विभाग की छापेमार की कार्रवाई के बाद से सियासत गरमाई हुई है और महाराष्ट्र में पक्ष विपक्ष इस समय आमने सामने है। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।